वहाँ पे वॉलेंट्री दोनों तरफ से एक बाउट चली हुई है नार्को टेस्ट को लेके। खिलाड़ियों का जैसे बयान आता है कि हम वॉलेंट्री नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो आज हम नार्को टेस्ट, ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, इसकी क्या एविडेंशियल वैल्यू है, और पहली बार हिस्ट्री में शायद कंप्लेनेंट साइड से कोई डिमांड आई है तो कितनी ऑथेंटिसिटी उसकी है और इसकी क्या प्रामाणिकता है, तो उसी पे हमने आज एक एनालिसिस तैयार किया है। नॉट कन्फेशन, यानी कि ये किसी जुर्म की कोई स्वीकृति नहीं है। इट हैज़ ओनली एविडेंस वैल्यू इन द कंडीशन व्हेन यू गिव योर रिटन कंसेंट। हमें एक लिबर्टी देता है, एक डिग्निटी देता है कि हमारे शरीर को हमारे खिलाफ किसी साक्ष्य में हम प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही वो डीएनए सैंपल लेने में, ना ही कोई नार्को टेस्ट लेने में। तो और आप सेमी कॉन्शियस हाल में होते हैं, यानी कि जो आपकी इमेजिनेशन करने की पावर होती है, जो आपकी अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की ब्रेन की पावर है, वो जीरो हो जाती है। पंचायती टाइप का टेस्ट डिमांड जो मैम से आई है, ये पंचायती नेचर का इसको टेस्ट कहेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें इतना इंडिकेशन है कि कुछ हिंट मिलता है कि बंदा इसमें झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, और जो दर्शक हैं वो खुश हो जाते हैं कि इस चुरलू के कहने से जो सामने वाला डर जाता है उसको पता नहीं होता है। तो ये अभी तक ये चुरलू बना हुआ नार्को एनालिसिस केसरी न्यूज़ चैनल, और आज हमारा विषय है नार्को टेस्ट की, यानी कि नार्को टेस्ट के बारे में आजकल चर्चाएं बड़ी गर्म है। आपने देखा होगा एक बाउट दिल्ली में चल रही है, एक तरफ जो हमारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं ब्रिजभूषण सिंह, और एक तरफ खिलाड़ी प्रोटेस्ट, दोनों में एक होड़ लगी हुई है कि नार्को टेस्ट के लिए हम तैयार हैं। तो लोगों के लिए एक हवा बना हुआ है कि नार्को टेस्ट एक्चुअल में है क्या, और इसकी क्या लीगल इसके इम्प्लीकेशंस हैं, इसकी क्या सुप्रीम कोर्ट और लॉ की नज़र में इसकी क्या वैल्यू है, और क्या इससे दूध का दूध या पानी का पानी हो जाता है। तो इसी की पड़ताल में हम आपको आज इससे अवगत कराते हैं। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जितना रसायनों का प्रयोग हुआ, जो बंधक थे, युद्ध बंधक थे, जो उन पे रसायनों के प्रयोग किए गए, और जो एनिमी साइड के जो कमांडर थे या जो ऑफिसर्स थे, उनको एक तरह से हिप्नोटाइज करके उनको सेडेटिव दिए गए, और सेमी कॉन्शियस हालत में उनके जो गुप्त जानकारियाँ थी वो एक्टिव करते हुए ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी हुई। तो वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है नार्को टेस्ट की। लेकिन नार्को टेस्ट वर्ल्ड जो वॉर थी सेकंड, उसके बाद इसको जैसे एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेस्ट इन एड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखा गया। तो सवाल ये उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये जायज़ है, या इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसकी लीगल वैलिडिटी होती है। मैं आपको बता दूं कि इट इज़ ए नॉट कन्फेशन, यानी कि ये किसी जुर्म की कोई स्वीकृति नहीं है। इट हैज़ ओनली एविडेंस वैल्यू इन द कंडीशन व्हेन यू गिव योर रिटन कंसेंट, यानी कि जब आप रिटर्न में अपनी सहमति देते हैं, जिसमें आपको ये मेंशन करना होता है कि इसके जो भी मेरी बॉडी पे इफेक्ट होंगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होंगे, या जो मेरे केस पे इफेक्ट होंगे, आई एम अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, और आपके एडवोकेट की तरफ से आपका सहमति पत्र जाता है। और पुलिस ऑफिसर कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में, ये तो थर्ड डिग्री के टॉर्चर में आता है, इसको वो अपनी तरफ से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। इसके लिए उसको कंसर्न मजिस्ट्रेट से बाकायदा परमिशन लेनी होती है, तभी जाके ये टेस्ट कंडक्ट होता है। बहुत से केस ऐसे हैं जिनमें रिफ्यूज़ किया गया इसको, और इसी श्रेणी में आपने देखा होगा डीएनए टेस्टिंग भी आती है। तो जहां इसमें कंसेंट की बात आती है, तो आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 ये हमें एक लिबर्टी देता है, एक डिग्निटी देता है कि हमारे शरीर को हमारे खिलाफ किसी साक्ष्य में हम प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही वो डीएनए सैंपल लेने में, ना ही कोई नार्को टेस्ट लेने में। तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट ऑफ एन एक्यूज्ड, ये गाइडलाइंस इशू हुई थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से 2010 में। तो ये एश्योर करता है कि जो पॉलीग्राफिंग, ये एक डिवीजन लाइन क्रिएट करता है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो उस कंडीशन में आपके शरीर में क्या क्या चेंज आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, झूठ बोलते वक्त आदमी के आइज कंटेक्ट कम हो जाएंगे, उसकी ज़बान लड़खड़ाएगी, और वो ज़्यादा एक्सप्लेन पार्ट पे जाएगा। और सामान्य तौर पे जब आदमी सच बोलता है तो वो डिफरेंसेस वो ब्रेन मैपिंग में लिए जाते हैं पॉलीग्राफ में,
जिसको ब्रेन मैपिंग भी कहते हैं, और उसमें जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं सेंसिटिव वो लगाए दिए जाते हैं, कार्डिक स्टफ्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपकी बॉडी के बाहर लगाए जाते हैं, जिसमें आपका बीपी, आपकी पल्स, आपका ब्लड फ्लो, और वो जो चेंजेस से लगता है कि जब आप झूठ की तरफ जा रहे हैं तो इनमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आते हैं, तो वो एक सेफ साइड टेस्टिंग मानी जाती है। लेकिन जो नार्को में है, नार्को में जो आपके इंट्रावीनस रूट से आपके खून में सेडेटिव को इंड्यूस किया जाता है, जो हिप्नोटिक इफेक्ट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं, और ये जो सुप्रेस कर देता है आपके ब्रेन सेंटर को, और आप सेमी कॉन्शियस हाल में होते हैं, यानी कि जो आपकी इमेजिनेशन करने की पावर होती है, जो आपकी अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की ब्रेन की पावर है, वो जीरो हो जाती है। और उस टाइम पे जो गाइडिंग क्वेश्चंस किए जाते हैं बड़े स्लोली साउंड में, उनको आपको जवाब देना होता है। लेकिन यहाँ पे एक मिथ ये भी आती है कि जो कलाकार होते हैं किसी अभिनय में, वो कई बार इतना डूब जाते हैं, उससे दिलीप कुमार जब कोई सीन करते थे उनको राजेंद्र कुमार को चुप कराना पड़ता था, रोते रोते बोलना पड़ता कि कट हो चुका है, अब आप होश में आइए। तो इसमें आप अगर इसमें कई एक्सपर्ट इसको डिफीट भी कर सकते हैं। तो ये जो इसमें सोडियम पेंटोथिनेट थायोपेंटेल एक सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है जो बड़ी स्पीड से आपके खून में जाता है, और वो सेडेटिव इफेक्ट होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, but they have the long consequences on your body physiology, but no permanent effect on your anatomy। तो आपको एक तरह से शरीर को बेहोशी की हालत में किसी को सुपुर्द करना होता है। तो ये इसके एक मेडिकल चेंजेस होते हैं, और इसके कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे एंग्जाइटी है, आपका बिल्कुल गला सूखा होता है, आपके बिहेवियरल डिसऑर्डर आ सकते हैं, यानी कि लॉन्ग इम्पैक्ट आपको इस पर साइकोलॉजिकल इसको सहन करने पड़ सकते हैं। तो ये पहली बार इसमें इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का 2008 का एक सिग्निफिकेंट एक फैसला आता है, शैलेंदर वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। उसमें दिखाया गया है कि जो आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं, आपके राइट टू फेयर ट्रायल है, राइट टू डिग्निटी है, राइट टू लाइफ है, वो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं किसी के, वो भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। इनको दोनों को बैलेंस व्यू में देखना चाहिए। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसी के हर्ट हो रहे हैं तो आपके जो इसमें अपने जो सब्सटेंशियल राइट्स हैं उनको बैलेंस किया जा सकता है, इनके आपको डायरेक्शन दी जा सकती हैं। अदरवाइज कुछ नोटेबल केस हैं जिनमें इनका ट्रायल किया गया है। आपको देखा होगा गुजरात दंगों का मामला था, उसमें नार्को टेस्ट हुए। उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी का आपने देखा होगा फेक स्टैंप का एक मसला था जो नार्को टेस्ट से सुलझा था। उसके बाद आपने देखा होगा निठारी किलिंग हुई थी, निठारी कांड जिसको आप जानते हैं, जिसमें 3 अक्यूज्ड की परमिशन मांगी गई थी। हालांकि पहले लोअर कोर्ट में उसमें डिनाइल कर दिया गया था। और इसी तरह आता है आपका 26/11 का, आपने देखा होगा मुंबई में जो टेरर अटैक था, तो उसमें कसाब को भी इस टेस्ट से गुजारा गया था। तो आपने ये जो मैंने ट्रेंड दिखाए हैं कि कुछ ट्रेंडों में हाई कोर्ट ने डिनाइल भी किए हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो फैसला आया था इसमें, वो आया था सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। 2010 में एक रिलायंस आई थी कि आप यस यू कैन कंडक्ट द टेस्ट बट इन द कंडीशन ऑफ द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि एक्यूज्ड की सहमति आपके लिए इसके लिए ज़रूरी होती है। और इन दोनों में यही डिफरेंस है आपके ब्रेन मैपिंग में और पॉलीग्राफ में और नार्को टेस्ट में, क्योंकि इसमें आपके बॉडी के अंदर इंजेस्ट कराया जाता है सब्सटेंस जो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग इन नेचर है। ह्यूमन राइट्स वाले इसको वायलेंस मानते हैं, 3rd डिग्री ऑफ टॉर्चर्स मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो पॉलीग्राफ्स हैं उसमें खाली साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं और कोई इसमें लंबा कोई ड्यूरेशन को इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक अजम्पशन पे काम करता है कि लाइंग कंडीशन में, लाइंग डिटेंशन टेस्ट में आपके बॉडी में क्या क्या इसमें साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे। तो इसकी एविडेंस वैल्यू ये कन्फेशन ऑफ क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। और इसको हम एक पंचायती टाइप का टेस्ट डिमांड जो मैम से आई है, ये पंचायती नेचर का इसको टेस्ट कहेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें इतना इंडिकेशन है कि कुछ हिंट मिलता है कि बंदा इसमें झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, लेकिन उसके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए
ये एक प्रॉपर इसमें इतनी एविडेंस वैल्यू नहीं है कि किसी को आप इसमें गिल्टी होल्ड कर दें। तो इसको टेस्ट को भी मात दी जा सकती है। और इसके जो इम्पैक्ट मैंने बताया कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस में होगा, और आज तक कोई लाइव नार्को एनालिसिस नहीं हुआ है। और जिस तरह के कोई मदारी तमाशा दिखाता है तो थैले में एक जादू निकाल के एक चुरलू की आवाज़ करता है वो, और जो दर्शक हैं वो खुश हो जाते हैं कि इस चुरलू के कहने से जो सामने वाला डर जाता है उसको पता नहीं होता है। तो ये अभी तक ये चुरलू बना हुआ नार्को एनालिसिस टेस्ट, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी इतनी है कि नो कन्फेशन वैल्यू, ओनली एविडेंस वैल्यू इन एड ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। तो इसमें पहली बार जो खिलाड़ी खुल के आए हैं कि आप हमारा नार्को एनालिसिस कर लीजिए, इसका कोई ऑथेंटिक इसका बनता नहीं, क्योंकि आज तक इसके लिए अलग से कोई रूलिंग गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी कंप्लेनेंट का या एप्लीकेंट की तरफ से। ये वॉलेंट्री लॉ में इसके लिए कोई प्रोविजंस नहीं है। हाँ, ब्रिजभूषण की बात है, यदि वो रिटर्न में कोई कंसेंट देते हैं तो निश्चित तौर पे अगर जज उसके लिए परमिट करते हैं तो वो एक रास्ता यहाँ से खुल जाता है। तो ये था हमारा एक नार्को एनालिसिस पे एक छोटा सा सिनॉप्सिस। इसमें आपके जो भी इसमें आगे इसके बारे में और जानकारी के लिए कमेंट्स बॉक्स में आप इसमें सजेशंस, कोई एविडेंस, कोई साइंटिफिक फैक्ट इसमें डाल सकते हैं, जिसके हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए। जय जवान जय किसान।